शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। इस बिल पर चर्चा का दूसरा दिन था और केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बिल को 70 साल से अपमान झेलने वाले को इंसाफ दिलाने की कोशिश बताया। मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। चूंकि आरक्षण संशोधन बिल में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्व रखने का प्रावधान है, इसी वजह से शाह ने ऐसा दावा किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास होने पर विधानसभा की 114 सीटें हो जाएंगी, जबकि आरक्षण संशोधन बिल से एससी, एसटी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा मिलेगा। लेकिन चर्चा के दौरान सदन में सरकार की तरफ से लाए गए विधेयक की विपक्ष ने जमकर आलोचना की। इसी वजह से सरकार ने सदन को आतंकवाद की वजह से विस्थापित लोगों का दर्द दिखाने और उस पर मरहम लगाने की कोशिश की। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे, मैं नाम देना नहीं चाहता, और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो जाहिर है केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा पर जवाब देते वक्त पहले की सरकारों की नाकामियों पर भी सदन का ध्यान खींच रहे थे। ऐसे में सदन में विपक्ष की तरफ से टोका-टोकी भी होने लगी। जब लोकसभा में चर्चा पर जवाब दे रहे गृह मंत्री के भाषण में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ज्यादा टोका-टाकी की, तो एक बार अमित शाह का सब्र जवाब दे गया। अरे यार अधीर रंजन, मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रह देने पढ़ते, तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार, ऐसा मत करो यार। अधीर रंजन जी ऐसा मत करिए, आप माननीय विपक्ष के नेता है। चूंकि सदन में लगातार दावा किया गया कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाने से कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अमित शाह ने आजादी के बाद से अब तक हुए विस्थापितों का आंकड़ा देने के साथ ही आतंकवाद की घटनाओं में मारे गए लोगों तक का जिक्र किया और नए हालात से उसकी तुलना की। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में, 2023 में 0, एक भी पथराव नहीं। बिल पर 2 दिनों में करीब 6 घंटे तक चर्चा चली और इस चर्चा में 29 लोगों ने हिस्सा लिया। विपक्ष की तरफ से बार बार मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बाद कश्मीर में किसी तरह के बदलाव नहीं होने का दावा किया गया। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले की तुलना में घाटी में अमन शांति की बहाली और तमाम तरह के आंकड़ों के साथ अपनी दलील रखी। साथ ही सदन में मौजूद कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के सामने आईना भी रख दिया। अब्दुल्ला साहब बैठे थे। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ, 30 साल के बाद। अमित शाह ने कश्मीर में आए बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को दिया। चूंकि बात जम्मू कश्मीर की छिड़ी थी, इसलिए कई बार इतिहास के पन्ने भी पलटे गए और इस दौरान कई बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और उनके कार्यकाल का जिक्र भी आया। 2 बड़ी गलतियां। बीजेपी के दूसरे कई सदस्यों की तरह केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कश्मीर की समस्याओं के लिए पंडित नेहरू के 2 फैसलों को जिम्मेदार ठहराया। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। इसके बाद शोरगुल के बीच अमित शाह ने पंडित नेहरू के दूसरे फैसले का भी जिक्र किया। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। सदन में जब बात नेहरू तक पहुंची, असहज कांग्रेस ने इसका विरोध किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान
एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। हालांकि अमित शाह ने विपक्ष की इस चुनौती को फौरन स्वीकार कर लिया। अभी चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हालात की वजह से उस वक्त की सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़े जिससे पीओके बना। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत में, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री और स्टैम्प डिपार्टमेंट की शब्दावली से उर्दू और फारसी के कठिन शब्द हटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 115 साल पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव की तैयारी कर ली है। इसके जरिए रजिस्ट्री और स्टैम्प डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों को हटाया जाएगा और उनकी जगह हिंदी के आसान शब्दों को शामिल किया जाएगा। साथ ही सब रजिस्ट्रार बनने के लिए उर्दू और फारसी की परीक्षा पास करने की शर्त को भी खत्म किया जाएगा। स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन का काम साल 1908 में बने रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत चलता है। उस दौर में हिंदी के साथ साथ उर्दू और फारसी भाषा भी बोलचाल का हिस्सा हुआ करती थी। रजिस्ट्री के दौरान लिखे जाने वाले रकबा, सकूनत, तरमीन, वल्दियत, रहन, साकिन और मिनजानिब समेत तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आम लोगों को मालूम ही नहीं है, लेकिन 115 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इन शब्दों का आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब योगी सरकार ने इन शब्दों को हटाकर उनकी जगह हिंदी के आसान शब्दों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने भी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे होगा, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महादेव ऐप केस के आरोपी असीम दास के पिता सुशील दास ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से ही वो परेशान थे और रविवार रात काम से लौटते वक्त उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में माथापच्ची जारी है। कल देर रात भी प्रधानमंत्री के आवास पर लंबी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए और इस बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेताओं से मुलाकात के दौरान मिली जानकारी को भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। इससे पहले इन तीनों राज्यों के कई नेताओं और चुनाव प्रभारियों ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान इन नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अपना विचार उनके सामने रखा था और इन सभी नेताओं से मिले फीडबैक को जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। खबर है कि इन तीन राज्यों की कमान किन नेताओं के हाथों में होगी, इसका फैसला बीजेपी ने कर लिया है और पार्टी जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। तीन राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों पर मंथन के बीच विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 10 नेताओं ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफा देने वाले नेताओं को ही मुख्यमंत्री का ताज मिलेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 10 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 21 सांसदों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 12 सांसद चुनाव जीत पाए और 9 हार गए थे। और जीते हुए इन्हीं 12 सांसदों में से 10 सांसदों ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यानी ये नेता अब विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे। बीजेपी के इस फैसले को बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने वालों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक शामिल हैं। इस्तीफा देने के बाद जब प्रहलाद पटेल से ये पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर इस सवाल को टाल दिया। 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं इस्तीफा देने वालों में राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है, जबकि छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साय ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
Zee News.